अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कल मैंने क्या बात की थी? प्रोसेस कॉस्ट की बात की थी। इसका पूछ रहा हूँ, ये कल का ही नहीं था कुछ, हमसायों से रिलेटेड था। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो फैमिलीज में अम्मी की पप्पो से नहीं बनती, अब्बू की मामू से नहीं बनती, बड़े ताया की जो है छोटे चाचू से नहीं बनती, और फूफो की जो है वो चाची से नहीं बनती, बड़ी फूफो की छोटी फूफो से नहीं बनती, और खाला की मामू से नहीं बनती। अच्छा, ये जो नहीं बनती, इनके अगर रीजंस ढूंढेंगे ना, तो उसने मुझे तब ये नहीं बुलाया था, तब मुझसे नहीं पूछा था, मैं सामने भी था, उसने सलाम पहले मुझे नहीं किया था, छोटे बच्चे की शादी की थी, मुझसे मशवरा नहीं किया था, मैंने ये मशवरा दिया था, वो माना नहीं था, खाना खोलते हुए पहले वहां से खाना खोला था, और भी बहुत सारे मशवरे। अच्छा, इन सब मसलों में एक बुनियादी रीजन, ये जो मैंने मिसाल, ये मैंने को आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मिसाल, अजीब सी मिसाल है, ऐसी ही नहीं होता, ऐसी ही होता है ना। तो इन सब मिसालों में एक कॉमन बात है, अना अना, कि मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे क्यों नहीं पूछा, पहले मुझसे क्यों खाना शुरू नहीं किया, पहले मुझसे क्यों नहीं रिश्ता पूछा। अब इस अना के अंदर क्या होता है कि फौरन तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर बनना शुरू हो जाता है। और तकब्बुर जो है ना, वो ऐसा गुनाह है जिसने शैतान को शैतान बनाया था, शैतान को तकब्बुर ने शैतान बनाया था, और उसके बाद फिर वो जिद में अड़ गया था। अच्छा, अल्लाह ने ना हमें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रोल्स में बांटा हुआ है। जैसे अल्लाह ने एक इकोनॉमिक निज़ाम दुनिया में चला दिया, अल्लाह ने एक्चुअली जरूरतें ऐसी क्रिएट कर दी, कुछ को ज्यादा दे दिया, कुछ को कम दे दिया, किसी में कोई क्वालिटीज हो गई, किसी में कोई क्वालिटीज हो गई, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू हो गए, एक दूसरे की जरूरतें पूरी होनी शुरू हो गई। तो इकोनॉमिक सिस्टम से भी लोग जुड़ गए, फिर इकट्ठे रहना था, बात करनी थी, तो फिर माशरती सिस्टम से भी लोग जुड़ गए। इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ने के लिए बिजनेस, बायर, सेलर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, कोलीग, ये कॉन्टेक्ट बना दिए, और सोसाइटी के एतबार से जोड़ने के लिए माँ बाप, बहन भाई, चचा ताया, फुफो खाला, नाना नानी, ये सब रिश्ते बना दिए। और इन सब में अल्लाह ताला ने रोल्स के लिए ड्यूटीज रख दी। ये दीन है, ये दीन है कि मैं बाप कैसा हूं, मैं शौहर कैसा हूं, मैं बेटा कैसा हूं, मैं भाई कैसा हूं, मैं हमसाया कैसा हूं, मैं गाहक कैसा हूं, मैं टीचर कैसा हूं, मैं दोस्त कैसा हूं। ये है दीन हमारा। अब जब इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक, तो उसमें जो बायर सेलर होता है, उसका आपस में एक दूसरे के साथ, अच्छा पता नहीं, शायद मैं बहुत मुश्किल बात ले बैठा हूं। जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बायर सेलर के दरमियान इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किधर गई, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, बायर सेलर, बायर, यार ये ना इसमें मसला है सामा। क्या बता रहा था? हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम में ना बायर सेलर का जो आपस का कांटेक्ट है, वो जरूरत के तहत है। यानी जिस दुकानदार ने चीज बेचनी है, वो बायर से कांटेक्ट ही क्यों कर रहा है, पैसे लेने के लिए। बायर दुकानदार से क्यों कांटेक्ट कर रहा है, चीज लेने के लिए। तो उन दोनों का आपस में कोई मोहब्बत का, कोई खलूस का रिश्ता नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, हैं, बस जरूरत है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कोई बहुत ज्यादा नसीहतों की जरूरत नहीं थी कि बायर जो है वो सेलर से जरूर बात करे, नाराज ना रहे। भाई बायर करेगा ही करेगा बात, क्यों बात करेगा, जरूरत है, चीज लेनी है उसने। लेकिन जो रिश्ते बनाए हैं ना, उसमें इस चीज को बहुत प्रमोट किया गया दीन के अंदर कि आपस में बात करनी है, मिलना है, काम आना है, खुश होना है। क्यों? क्योंकि जितने रिश्ते हैं, ये जितने मैंने रिश्ते गिनाए हैं, इनके आपस में कनेक्टेड रहने की कोई खास वजह नहीं है। मतलब आप बहन भाई हैं आप लोग, तो क्या अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकते? क्या बहुत मजबूरी है कि बहन भाइयों को आपस में बात करनी पड़ेगी? एटलीस्ट
प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने के बाद तो नहीं, कई लोग हैं जो भाई बहन भाई से मिलते ही नहीं है। इसी तरह चाचा ताया मामू खाला फूफो, बहुत मजबूरी है कि इनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा नहीं। तो चूंकि इनको मजबूरी नहीं जोड़ी हुई, तो अल्लाह ताला ने ये रिश्तों को आजमाने के लिए ना इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि नहीं नहीं मिला करो, खानदान वालों से मिला करो। इसको कहते हैं सिला रहमी। तो सिला रहमी जो है ना, वो खानदान के आपस में जुड़े रहने का, अच्छा सलूक करने का ये नाम है। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि अगर एक मामू जो है वो फ्रॉडी इंसान है, वो हर दफा फ्रॉड ही करे जा रहे हैं, तो सिला रहमी ये है कि फिर भी उसी बेचारे के साथ बार बार बिजनेस करे जाओ, ये नहीं कहना, ये नहीं कहा जा रहा। या अगर को खालू है वो गाली गलोच के इतने तेज हैं कि उनके साथ जब 15 मिनट से ज्यादा हो जाए बैठे हुए तो वो गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं कह रहा कि नहीं बैठो उनके साथ सुनो गालियां बैठ के, लेकिन सिला रहमी मुश्किल में काम आना है, नाराज होकर पीछे नहीं बैठ जाना, खुशी में सपोर्ट करना है, नखरे करके पीछे नहीं बैठ जाना। तबीयत खराब है, बीमारी है, उसके लिए क्या कहते हैं उसको, तीमारदारी के लिए आना है, हौसला अफजाई करनी है, ये सिला रहमी होती है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि जरूरी हर हफ्ते ही फुप्पो के घर जाना है, अनलेस कि आप रिश्ता करना चाहते हो। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि लाजमी हर हफ्ते पहुंच जाए, जरूर रोजाना फोन करें, नहीं, स्पेस जरूर देनी है, लेकिन नाराज नहीं होकर बैठ जाना। तो सिला रहमी को ना बहुत प्रमोट किया गया। अच्छा जी, सिला रहमी के हवाले से जो मैंने खासतौर पर बात शुरू की थी, बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। यानी जिस सिला रहमी के ऊपर बहुत सारे रिवॉर्ड है ना, तो बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है। अच्छा, अगर कोई रिश्तेदार अच्छा मिल रहा है और उससे हम अच्छे मिल रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, हम अच्छा कर रहे हैं कि उसके साथ अच्छा मिल रहे हैं, लेकिन वो जो सिला रहमी है ना जिसके बहुत सारे नाम है, वो ये वाला नहीं है। बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कता रहमी की जाए तब भी वो सिला रहमी करे। इसका मैं आपको फिर एक बात बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फुप्पो मिलते ही नहीं है आप फिर भी जा जाके उनके आगे हैं, फुप्पो देखो मैं आ गया, ये जबरदस्ती करना नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो चूंकि हमसे मिलते नहीं है और वो मुश्किल में है तो मैं क्यों मदद करूं उनकी, जब वो मुझसे नहीं मिलते, तो ये नहीं है, ये हरगिज भी पसंदीदा नहीं है। तो अगर कोई रिश्तेदार मुश्किल में है, चाहे वो बहुत बुराई क्यों ना हो, मुश्किल में है काम आना है, खुशी है खुश होना है, दुख में है सपोर्ट करना है, मशवरा चाहिए मशवरा देना है, जहां जहां भी उनको हमारी खुशी गमी की सपोर्ट तसल्ली हौसला मशवरे की जरूरत है, हमें वहां होना चाहिए, ये सिला रहमी है। अब उसमें अगर इसलिए दूसरे की खुशी में शामिल हो रहे हैं, उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं क्योंकि वो हमें अच्छा बोलता है, ये वो सिला रहमी नहीं जिसका रिवॉर्ड है, बल्कि रिवॉर्ड उस सिला रहमी का है जो कता रहमी करने वाले के भी साथ हुआ है। कल कहां एंड किया था, मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए थे और बताया तो या कुछ नहीं था, बस कहा था चुप करके लिख लें, फिर मैं सवाल कराऊंगा तो करेंगे बात। तो सवाल लिखें। क्या किया था मैंने, क्या नहीं किया था है नहीं ना, मैंने कल ना एक हेडिंग दी थी और उसमें लिखा था कि इनपुट और आउटपुट तो है ही है, तो अभी हम लॉस को डिस्कस कर लेते हैं, वर्क इन प्रोसेस फिलहाल नहीं है, इसी के नीचे सब डिस्कस हो रहा है। हाँ ये मसला है, देखें मसाइल ये थे कि लॉस भी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, तो फिर कैसे निकालें कॉस्ट पर यूनिट, इतने सारे मसलों का क्या करें। तो उनमें से मैंने ना किया ये कि मैंने उनको 3 लेवल पे बांट लिया, लॉस अलग सिखाऊंगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अलग सिखाऊंगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अलग सिखाऊंगा, फिर इन सबको जोड़ दूंगा। तो मैंने अभी मसला हल लिखा कि मैं अभी सिर्फ लॉस सिखा रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस अभी रहने देते हैं। तो ये मैंने हेडिंग दी थी और जो करा रहा हूं वो अभी हेडिंग के नीचे चल रहा है। अच्छा, जब किसी स्टूडेंट के सवाल का जवाब देता हूं तो वो सबके लिए होता है, सबसे बात कर रहा हूं। ये मैंने जो हेडिंग दी है ना, मसला नंबर 1 जो मैंने कहा था, तो असल में मैंने एंड पहुंचाना है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाना, लॉसेस भी हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, तो क्या क्या करें। तो उस क्या क्या करने तक पहुंचाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। तो उन मसलों में से मैंने फिलहाल वर्क इन प्रोसेस को छोड़ दिया, पहले मैंने लॉस की बात करनी शुरू की है, अब ये हेडिंग दे दी। अब इसके बाद जो बात चल रही थी वो सब इस हेडिंग के नीचे चल रहा है। पहले मैंने आपको लॉस से रिलेटेड 4 टर्म्स बताई थी, एक्चुअल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। इसमें कोई एतराज परेशानी तकलीफ, किसी को कोई बुरा लग रहा हो, कोई शर्म आ रही हो, कोई दर्द महसूस हो रहा हो, कोई घबराहट, कोई कुछ नहीं पूछना। फिर मैंने उसके बाद इन तीनों नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की मौजूदगी को कॉस्ट पर यूनिट के फार्मूले में कैसे हैंडल करना है इसका फार्मूला लिख के दिया था, और यह कहा था कि एबनॉर्मल लॉस की टोटल अमाउंट P&L में चली जाएगी, और वो अमाउंट कैसे निकलेगी, जितना एबनॉर्मल लॉस यूनिट की कॉस्ट है और जितनी उनकी रिकवरी हो सकेगी उसको नेट करके एक्सपेंस बना देंगे। और एबनॉर्मल गेन में मैंने कहा था कि जो उन एबनॉर्मल गेन यूनिट की कॉस्ट है और उसकी रिकवरी वैल्यू से उसको नेट करेंगे और उसको इनकम बना देंगे। समझाया, इसमें कुछ खास नहीं था। अब सवाल करते हैं और समझते हैं। सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स Following information relates to process 1 for the month of May.
अच्छा ये बात मैंने कल कर दी थी, मैं दोबारा बता देता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में किसको कहते थे? जो मटेरियल कंज्यूम होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कान में सुनी सुनी सी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कहां जा रहा है? प्रोसेस में एंटर हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस 1 में इनपुट हो रहा है, तो ये वही है जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पड़ी थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 200,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120,000, 1,20,000, एफओएच 60,000, इनपुट 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स, आउटपुट 38,000 यूनिट्स, 38,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। तो वो जो चिकन उससे चिपका रह जाएगा मशीनों में, तो उसको खुरच के उतार के तो शॉर्मे वालों को बेचना है, तो उससे कितने पैसे मिल जाएंगे? तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 5 रुपए पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट 2 लाख प्लस 120 प्लस 60 माइनस 5 रुपए इंटू 2,000, क्योंकि नॉर्मल लॉस है 2,000। 40,000 इनपुट। अच्छा ये पहले मैं बार बार कर चुका बात, लेकिन चलें शुरू में कुछ अर्सा बार बार ही करूंगा। 40,000 इनपुट का मतलब है कि 40,000 यूनिट्स इकट्ठे फर्स्ट में सुबह सुबह मशीन में आ गए, पूरा महीना ये खेलते रहे, फिर महीना एंड होने के बाद 40 के 40,000 बाहर चले गए। तो फिर क्या है 40,000? ये टोटल फॉर द मंथ ऑफ मे है। तो शायद 100 200 करके रखे, तो जो आधे घंटे बाद बाहर निकल रहे थे, तो ये टोटल फॉर द मंथ है। तो 2,000 कैसे निकला? 40,000 इनपुट है और आउटपुट कितना है? 38,000। तो असल में तो लॉस हो गया 2,000, और नॉर्मल लॉस इसका 5%, वो भी 2,000 है। तो एबनॉर्मल नहीं है कुछ। तो ये 2,000, ये नॉर्मल वाले 2,000 और डिवाइडेड बाय 38,000, तो ये आंसर बन गया 9.74। हाँ जी 9.74 समझ आया? कोई परेशानी, कोई सवाल, इख्तलाफ? जी हाँ हाँ, ये जो 38,000 यूनिट्स बने हैं, हम इनकी कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस कॉस्टिंग का मकसद यही है ना कि जो प्रोडक्ट बनने तक का सफर है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी 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 बनती जा रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट ही जानना चाह रहे हैं हम। 9.74 ओके।
और लिखें सवाल। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost 300,000, 3 लाख। Conversion cost 150,000, 150,000। अच्छा, अब थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बताता हूं। ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल बीच में जगह नहीं है तो साइड पे लिख लें, कोई बात नहीं। 15,000 यूनिट्स। अच्छा, 15,000 यूनिट्स क्या है? इनपुट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ही वो जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो बस यही इनपुट है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट होगी। उसके बाद लिखें नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। आउटपुट 13,900, 13,900। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 6 रुपए पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। चलिए, और क्या रह गया? बस रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दें और बता दें टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी शोन इन P&L। वो जो P&L में एक्सपेंस बनाना है ना एबनॉर्मल लॉस, वो बता दें टोटल अमाउंट। कल हो रहा था रिकॉर्ड और लाइट यहां बंद हो गई थी तो इसलिए इसको कल ड्रॉप कर दिया था, तो ये वही वाला कंटिन्यू होगा आगे से। एबनॉर्मल लॉस का सवाल लिख लिया था और आपने कर भी दिया था। कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300,000, कन्वर्जन 150, इनपुट कितना 15,000, आउटपुट 13,900। अच्छा, मैंने ये कहा था, पता नहीं कल शायद नहीं कहा था, अभी ना मैं आपको बस ये ऐसी अजीब से तरीके से ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको 2-3 मसाइल और बताने के बाद एक टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा, वो बना लिया कीजिएगा। अभी मैं बस कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ। लॉस कितना हुआ 1100। नॉर्मल होना कितना चाहिए था इसका 5%, 750, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो बाकी फिर एब नॉर्मल लॉस है 350। और मैंने कल नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ये बताया था। अच्छा, कल मैंने वो कॉलेज की मिसाल दे दी थी कि फीस कैलकुलेट करनी है, कॉलेज ने नहीं दी थी, ठीक है। कल मैंने नॉर्मल लॉस समझाया था और ये कहा था चूंकि ये इसी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी इन्हीं पे ही डिवाइड होनी है। और एब नॉर्मल लॉस वो अपना वजन खुद ही उठाएंगे और इसको ऐसे समझा जाएगा कि 555 रुपए वाले, 555 आंसर था है? नहीं, इससे पिछला नहीं था। हाँ, यानी कल तो मैं सिर्फ सवाल ही लिखवा रहा था। अच्छा, ठीक है। परसों वाला, तो परसों वाले में अगर किसी ने डाटा लिखा था तो परसों मैंने बात की थी कि नॉर्मल 100 जाया होने चाहिए थे, लेकिन जाया हो गए 140 फालतू जाया हो गए। तो हम पर यूनिट कॉस्ट फिर भी 555 ही निकालेंगे और इसको ऐसे कहेंगे कि 555 कॉस्ट वाले ही 860 यूनिट्स बने, अगले प्रोसेस में चले गए, और 40 यूनिट्स खराब हुए और वो कूड़े में चले गए। तो एब नॉर्मल लॉस अपना वजन खुद उठाएंगे, ये बात थी। तो चलें अभी दोबारा कर देता हूं। इस सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस कितना 750, तो 15,000 में से इतने जाया होने चाहिए थे, यानी कितने बनने चाहिए थे, इसमें से इतने जाया होने चाहिए थे। तो हम नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट को बार बार बहुत फ्लक्चुएट ना करने दें। क्यों बार बार फ्लक्चुएट ना हो? क्योंकि अगर कभी ज्यादा बन जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम निकल रही होगी, कभी किसी वजह से ज्यादा जाया होके थोड़े बनेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए
एक नॉर्मल सा लॉस सोच के उसको पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड कर लेते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ना एक कॉलेज की फीस से बताता हूं। अगर कॉलेज की फीस अभी तो वैसे तो हर मार्केट के हिसाब से होती है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं। अगर कॉलेज की फीस ऐसे कैलकुलेट होती हो कि टोटल खर्चा और उस टोटल खर्चे को पूरा करना है प्लस प्रॉफिट, तो पर स्टूडेंट कितनी फीस रखें, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब एक मार्केट टर्म ये है कि एडमिशन सेशन के शुरू में अगर 200 लोग होते हैं तो उनमें से 50 ड्रॉप हो ही जाते हैं। किसी का कहीं और मेरिट आ जाता है, कोई कारोबार में लग जाता है, किसी का पेपर रह जाता है। यानी जितने लोगों ने शुरू में दाखिला लिया होता है वो सारे के सारे कंटिन्यू कर नहीं पाते। अब अगर शुरू में लोगों ने 200 का दाखिला ले लिया, दादा ये 200 दाखिला ले लेना है, लेकिन अभी कुछ टाइम ही गुजरा होगा, 20 छोड़ जाएंगे, तो वो जो 20 छोड़ जाएंगे उन्होंने तो थोड़े से पैसे दिए थे, अगली इंस्टॉलमेंट ही नहीं देंगे। तो अगर कॉलेज ये करे कि सारे खर्चों को डिवाइड कर दे 200 लोगों पे, क्योंकि एडमिशन 200 लोगों ने दिया है, तो खर्चे पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन 200 में से कुछ ने छोड़ जाना है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट अगली देनी ही नहीं है। तो इसलिए कॉलेज वाले फीस कैलकुलेट करते हुए तभी सही कैलकुलेट कर पाएंगे अगर वो शुरू से ही कुछ ना कुछ मार्जिन रख लें कि इतने लोग तो छोड़ ही जाया करेंगे, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो किसी भी बिजनेस के अंदर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बार बार लॉसेस कम ज्यादा होने से पर यूनिट कॉस्ट कंट्रोल में ही नहीं आ रही, तो वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल लॉस निकाल के पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड कर देते हैं। पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड करने से मुराद ये है कि 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 900, हालांकि 5 लाख रुपए तो खर्चा आया था 1000 का, तो फिर डिवाइडेड बाय 900 क्यों? परसों वाली बात, क्योंकि इन 900 के लिए वो 100 कुर्बान होंगे, तो हम उन 100 का खर्चा भी इसी की कॉस्ट में बिल्ड कर रहे हैं। इन्हीं 900 के 900 की कॉस्ट में बिल्ड इस तरह से हो रहा है कि सारा खर्चा का वजन 900 उठा रहे हैं, तो वो जो 100 की कुर्बानी है उनका वजन भी यही उठा रहे हैं। तो इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी उसके अंदर नॉर्मल लॉस शामिल, इंक्लूडेड, कवर्ड हो गया। अगर किसी वजह से कभी 900 ना बन सके, 840 बन गए, 860 बन गए, तो अगर इसको डिवाइडेड बाय 860 ही कर देना है, तो फिर नॉर्मल लॉस का फायदा क्या डिफाइन करने का? यानी अगर बस इतना ही करना है कि टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जितने भी बने, तो नॉर्मल लॉस कहने की जरूरत क्या थी? तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया है कि अगर कभी ज्यादा भी जाया हो गए फिर भी पर यूनिट कॉस्ट 900 के हिसाब से ही निकाली जाए। और वो 900 कैसे बनेगा? 860 प्लस 40, ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट खराब ना हो। तो डिवाइडेड बाय 13,900, लेकिन उसके साथ 350, यानी 900 से ही डिवाइड रखें। इसीलिए ऊपर रिकवरी किसकी माइनस करें? नॉर्मल लॉस की ही, क्योंकि जब हम पर यूनिट कॉस्ट को इससे अफेक्ट ही नहीं होने दे रहे कि कितने यूनिट्स एबनॉर्मली जाया हुए, तो इसलिए ऊपर रिकवरी वैल्यू भी हम हमेशा नॉर्मल लॉस की ही माइनस करेंगे, यानी 750 इंटू 6 रुपए, 31.26। अब इंटरप्रिटेशन ये है कि 31.26 वाले 13,900 यूनिट्स बन के आगे चले गए और 31.26 वाले ही 350 यूनिट्स कूड़े में गए, एक्सपेंस बन जाएगा। तो एक तो पर यूनिट कॉस्ट ये निकलेगी, और दूसरा मैंने पूछा था कि P&L में कितना लॉस चार्ज होगा, तो वो चार्ज होगा 350 यूनिट्स की कॉस्ट, लेकिन हम इसको एक्सपेंस बनाते, और अगर इस एक्सपेंस को बनाते बनाते कुछ रिकवर हो जाए तो एक्सपेंस में से नेट करेंगे ना, तो इसलिए 6 इसमें से लेस कर लेंगे जी। 8841, बस ये एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। अब बताएं, उस दिन मैंने मना किया था सवाल करने से, अब बताइए एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई सवाल किसी का? कहां से? 350 ये जीरो कौन मिटा गया? ये क्या है? 350 है भाई। हाँ जी, तो क्या करूं फिर? नहीं, आप पूछने क्यों लेस किए? जी बस ये पूछा कि लेस करनी है। हाँ करनी है। और इसमें नॉर्मल लॉस जी, हाँ तो फिर पूछ रहे थे ना कि क्यों करनी है। इतने रुपए का एक यूनिट बना, ये बन के अगले प्रोसेस में चला गया, ये खराब हो गए, तो इनको एक्सपेंस मान लेते हैं। तो अगर कोई चीज खराब हो जाए और उसको एक्सपेंस मानने लगे, लेकिन इंश्योरेंस वालों से कुछ पैसे मिल जाए, तो एक्सपेंस को कम कर लेना चाहिए ना। तो ये यूनिट्स जो खराब हो गए, इनको फेंकने की बजाय हम कबाड़ियों को बेच देंगे और 6 रुपए रिकवर हो जाएंगे, तो हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए माइनस कर रहे हैं कि हमारा नेट एक्सपेंस इतना बनेगा। एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में ना आपको पहले बता दूं, क्योंकि अब मैंने इसमें लेवल रजीम चेंज हो गई है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में और आइंदा भी कॉस्ट में मैंने ना कॉन्सेप्ट बताना है। बाज़ औक़ात हुआ करेगा कि मैं कैलकुलेशन बताते बताते बड़ी गहराई में भी चला जाऊंगा, तो जो तो साथ चल सके चलते रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना है। बाकी जो डूबने लगे वो साइड पे होकर इंतजार करना। जब मैं सारा कैलकुलेशन वगैरह बता दूंगा तो आखिरी ये भी बताऊंगा कि अच्छा, जिसको कुछ भी समझ नहीं आया तो ये फॉर्मेट है, करना ऐसे, तो हर बच्चे के लिए सब समान इंशाल्लाह होगा। तो इसलिए मैं कैलकुलेशन बताते बताते जज्बाती होता, अगर बहुत आगे भी चला जाऊं तो सब्र करके चलते रहना। हाँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि फायरिंग वो ऊपर से होनी शुरू हो गई है और सारी उसके नीचे से गुजर रहे हैं, फिर मैं नहीं जाऊंगा इतनी गहराई में। अदरवाइज कॉस्ट की कैलकुलेशन, क्योंकि जो बच्चे बहुत गहराई में सोच रहे होते हैं तो
उनको भी तो बताना है ना, उनको भी तो मजा है ना। तो इसलिए मैं काफी दफा जो है वो कैलकुलेशन बड़ी गहरी गहरी भी बता रहा हूँ, लेकिन सब बच्चों का ख्याल करते हुए टू दी पॉइंट फॉर्मेट भी बताऊंगा। एबनॉर्मल लॉस को नीचे डिनोमिनेटर में साथ मिला लिया, लेकिन ऊपर रिकवरी माइनस करनी है सिर्फ नॉर्मल की। चले अगला सवाल लिखें जी। कहां पर 4-1? पता नहीं, मुझे तो दुनिया वालों ने बताया। अरे इतनी देर से कॉन्सेप्ट तो बता रहा था, और क्या कर रहा था मैं। 5 लाख रुपए खर्च किए, 100 किलो प्रोसेस में डलेगा, नहीं सॉरी 1000 किलो प्रोसेस में डलेगा, 100 जाया होगा, कुर्बान होगा तो 900 किलो बनेंगे। तो ये जो 5 लाख रुपए का खर्चा था, ये मैं परसों वाली फिगर बता रहा हूँ, परसों वाली फिगर ले रहा हूँ। 5 लाख रुपए का खर्चा है 1000 किलो प्रोसेस डालने में, और ये 100 किलो जाया होने हैं, तो ये कामयाब होकर ये बच के निकलने हैं। तो इन 900 किलो के लिए ही ये खर्चा हुआ ना। तो इस 900 किलो की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 900, 1000 क्यों नहीं, बने ही 900 हैं, और खर्चा पूरा 5 लाख क्यों, उनमें तो जाया होने वालों का खर्चा भी शामिल है। तो वो चूंकि इसी के लिए कुर्बान हुए हैं, तो उनका वजन यही उठाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 900। 100 ही जाया होने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी वजह से 140 जाया हो गए और सिर्फ 860 बन सके, तो जो 40 फालतू जाया हो गए उनका वजन भी ये नहीं उठाएंगे, ये अपना वजन खुद उठाएगा। सामान शिफ्ट करना है, कुछ फैमिली में बहन भाई अम्मा अब्बा, अब वो सारा अपना अपना सामान उठा के जा रहे हैं। एक जो है ना वो माजूर है, तो उसका सामान भी चलो बाकी उठाएंगे। एक जो है वो हरकतों से जो है ना वो सुस्त इंसान, वो कहे जी मुझसे भी नहीं उठ रहा, तो कहेंगे तू अपना खुद उठा, तुम्हारा वजन हम क्यों उठाएंगे। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस 40 है ना, इनका वजन ये क्यों उठाएं, ये अपना वजन खुद उठाए। तो डिनोमिनेटर में इसलिए मैंने 860 और 40 दोनों को रखा था, ताकि डिनोमिनेटर में 900 ही रहे, ताकि पर यूनिट कॉस्ट हमारी नॉर्मल लॉस के मुताबिक ही निकले। अगर नहीं तो करना तो ऐसे ही है, एबनॉर्मल लॉस तो ऐड ही होना है। हाँ जी, किधर है, कहाँ है जी जी। अभी मैं एबनॉर्मल गेन का सवाल कराना है। अच्छा जी बोलिए। हाँ कह सकते हैं, यानी देखें ना, अगर हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट बार बार बदलते ही रहेंगे तो फिर हम सेल प्राइस भी बार बार बदलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट अगर कभी लॉस ज्यादा हो जाए, कभी लॉस कम हो जाए, कभी पर यूनिट कॉस्ट इग्नोरिंग महंगाई, कभी पर यूनिट कॉस्ट 555 आ रही है, कभी 512 आ रही है, कभी 590 हो जाती है, तो सेल प्राइस तो हम मार्केट को देख के हो सकता है हमेशा 700 ही रखें, इतने का कॉस्ट करे तभी 700 ही सेल प्राइस रखें। मैं एक बात पूरी कर लूं ना, आप ये कह रही हैं कि सेल प्राइस तो हम वैसे भी उतनी रख सकते हैं, तो ये तो सारी हमारी इंटरनल कैलकुलेशन ही है। ये सवाल है ना कि पर यूनिट कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा चेंज हो भी रही है तो क्या, सेल प्राइस तो हम अपनी मर्जी की उतनी ही रख सकते हैं। जीपी एक चीज होती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चीज होती है, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस देखना चाहता है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, यानी बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। नेट प्रॉफिट से ज्यादा बेहतर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस। तो अगर बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा रहा, अदर इनकम उसको आ रही है, उसने दुकान के बाहर में चाय वाले को फटा लगाने की जगह दी हुई है, को महीने के 50 लाख तो वही दे देता है, तो इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो ये कोई अच्छा बिजनेस तो नहीं चल रहा। तो इसलिए बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट भी जानना चाहेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, फिर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू भी आनी है। तो बिजनेस अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेगा, तो वो ये चाहेगा कि हमारा एक यूनिट 555 का कॉस्ट करता है तो 555 ही का रहे, ताकि कभी कम ज्यादा हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं तो हम उनको बेहतर करें। तो इसलिए बिजनेस इसको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करवाना चाहता, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए नॉर्मल लॉस ही को बस इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये ज्यादा गहरी बातें हो रही हैं, ना समझ आए कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। उधर भी कोई सवाल था, चंगड़ाई ले रहा है जी। नॉर्मल लॉस भी फ्लक्चुएट होगा, क्या मतलब? नॉर्मल लॉस हो सकता है बिजनेस हर 6 महीने बाद चेंज कर ले, एस्टीमेट है ना, कर ले चेंज। ये एबनॉर्मल लॉस वाला सवाल डन। अगला सवाल लिखें। अच्छा, एबनॉर्मल गेन चूंकि थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल बात है तो मैं इसलिए उसको 2 टुकड़ों में कराऊंगा। तो एक सवाल लिखें एबनॉर्मल गेन के लिए। पहली लाइन तो आपको पता ही होगी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेज टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट
360,000, 3,60,000 और ब्रैकेट में लिखें 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। ये क्या चीज है? 4,000 यूनिट्स इनपुट है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,01,000, FOH 80,000, FOH 80,000 और नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट और एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 280 यूनिट्स, 280 यूनिट्स और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 0, यानी कोई नहीं है। चलें बस, रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल अमाउंट एबनॉर्मल गेन की जो P&L में लानी है जी, एबनॉर्मल गेन की टोटल अमाउंट जो P&L में लानी है। करें हाँ जी, इनपुट 4,000 और लॉस हो गया कितना 280, तो इसका मतलब है कि बने हैं 3720। नॉर्मल लॉस कितना इसका 10%, तो अगर नॉर्मल लॉस 400 है जबकि असल में तो 280 हुए सिर्फ, तो फिर 120 जाया नहीं हुए एबनॉर्मल गेन, तो 120 हो गया एबनॉर्मल गेन। पर यूनिट कॉस्ट हाँ जी 360 180 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3720 माइनस 120 150। अच्छा कॉन्सेप्ट दोबारा देखें, 4000 में से 400 जाया होने चाहिए, 3600 बनने चाहिए, तो हम पर यूनिट 3600 के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। ज्यादा बन गए कोई बात नहीं, फिर भी हम 3600 के हिसाब से ही करेंगे, तभी ये 3600 बनाया हुआ है, ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर देखें, पर यूनिट कॉस्ट में लॉस इंक्लूडेड है, लॉस इनकॉर्पोरेटेड है। क्या मतलब है इस बात का कि जो जाया हुए उनका खर्चा भी इनके ऊपर डाला हुआ है, तो ये मतलब है लॉस भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन किन यूनिट का लॉस इनकॉर्पोरेटेड है? नॉर्मल लॉस। तो हमने पर यूनिट कॉस्ट में सिर्फ नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करना होता है, बाकी जो एब नॉर्मल है वो अपना खर्चा खुद ही उठाएं। और दूसरी चीज क्या पूछी थी, टोटल एबनॉर्मल गेन P&L में कितना जाना है? 150 इंटू 120 यूनिट्स 18,000। ये 18,000 को बनाएंगे इनकम। अच्छा
एक दो बातें ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स गए? प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स गए हैं वो है 3720। एक कितने का? 150। कितना बन गया? 558 ये उनकी क्या है? कॉस्ट। अगले प्रोसेस में 3720 यूनिट्स गए हैं, इतनी कॉस्ट वाले। प्रोसेस 1 पार करके जो यूनिट्स अगले प्रोसेस में गए हैं उनकी कॉस्ट इतनी है। खर्चा हुआ क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 360। कन्वर्जन कितनी? 180। कितना बना? खर्चा हुआ ही 540 का है और हम कह रहे हैं कि 5,58,000 कॉस्ट वाली चीजें आगे चली गई। खर्चा हुआ ही 540 है, खर्चा ही 540 हुआ है और हम कह रहे हैं जी कि 5,58,000 कॉस्ट वाली चीजें आगे चली गई है? नहीं, प्रोसेस 1 के लिए भी कॉस्ट ही है, तो फिर 5,56 क्या है? हाँ। अच्छा, और हाँ जी आगे 36 गए, 3720 नहीं गए? नहीं नहीं, प्रोसेस 2 में कितने गए भाई? 3720 पे 3600। 3720 ही गए हैं, आउटपुट 3720 है, इतने ही गए हैं प्रोसेस 2 में और एक की कॉस्ट 150। तो जितने यूनिट प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से गए, देखें प्रोसेस कॉस्टिंग की जिंदगी का यही मकसद तो है कि हर प्रोसेस पूरा करने के बाद कितनी कॉस्ट हो चुकी हुई है। तो जितने यूनिट प्रोसेस 2 में जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी? 558। तो जो जेब से पैसे गए 540 हैं, तो इतनी कॉस्ट वाले यूनिट्स कैसे हो गए? नॉर्मल गेन की वजह से। अच्छा खैर, शायद सही कह रहे हूं लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो मिला नहीं मुझे, मेरे अल्फाज पे दोबारा गौर करें। खर्चा हुआ ही 540 है, तो फिर इतनी कॉस्ट वाली चीजें हम कैसे कह रहे हैं कि आगे चलेंगे? ये टैली क्यों नहीं कर रही चीज? टैली क्यों नहीं कर रही, इसकी वजह बताएं, न्यूमेरिकली वजह बताएं। बस सिर्फ ये ना कहें कि नॉर्मल गेन है, कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। न्यूमेरिकली रीजन पूछ रहा हूं है। हमने जो 150 निकाला था ना, ये हमने एक इन्फ्लेटेड फिगर निकाली हुई थी। इन्फ्लेशन नहीं कह रहा मैं, महंगाई नहीं कह रहा, हमने ये एक ज्यादा बड़ी फिगर निकाली हुई है। देखें हमने पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड किससे किया हुआ? 3600 से, जबकि असल में बने कितने? तो अगर 3720 से डिवाइड करते तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती ना, लेकिन हमने 3600 से जबरदस्ती खुद ही एम 3600 से डिवाइड किया हुआ है, यानी हमने 150 असल नहीं एक ज्यादा बड़ी अमाउंट खुद निकाली हुई है। तो जब इसको ज्यादा बड़ी अमाउंट निकाला हुआ है तो उससे ज्यादा ही आना है। तो अब ये डिफरेंस का क्या करें? तो अगर डबल एंट्री नहीं पढ़ा रहा अभी, लेकिन वैसे टैली करने के लिए बता रहा हूं कि अगले प्रोसेस की इन्वेंट्री हो गई डेबिट, कैश कितना क्रेडिट, तो ये तो एंट्री टैली नहीं हो रही। तो हमें कम खर्चा करके ज्यादा वैल्यू की चीज बना ली, तो ये हमारे लिए एक फायदा है। तो इसलिए हम इस फायदे को इनकम कहते हैं, इसलिए इसको इनकम बनाते हैं। तो एबनॉर्मल गेन को हम इनकम बना रहे होते हैं। एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस, एबनॉर्मल गेन इनकम। क्यों इनकम? वजह बता रहा हूं कि कम खर्चा करके हम एक ज्यादा वैल्यू पे एसेट बना रहे हैं, तो इसलिए इसको हम इनकम कह रहे हैं। एक और सवाल लिखे हैं? नहीं, ये हवाई चीज है, बस रियलाइज्ड नहीं है, बस हवाई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कहाँ सुना? ये तो फ्यूचर का गेन है ना, उसको आज हमें मिल गया, ये तो 18,000 तो हमें ही मिला ना, हमने तो बस कुछ एज्यूम कर लिया कि इतने की चीज बन गई है, बस 1 के बाद 5 की चीज बन गई। ये तो हम खुद से हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक, वो तो जब प्रोडक्ट बनना है, फिनिश गुड बनना है, तब पता चलेगा कि क्या। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि अनरियलाइज्ड गेन लॉस पीएनएल में नहीं आ सकता? आ सकता है सर, तो आ सकता है ना, फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं आता पीएनएल में, तो फिर आ गया पीएनएल में। तो ये मिला तो नहीं है ना, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे अपडेट कर ली, तो गेन किधर लाएंगे? पीएनएल में लाएंगे, मिला तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? हम एक एसेट की वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऐसी है। तो अब जब खर्चा कम है, एसेट ज्यादा है, तो गेन ही है, वरना डेबिट क्रेडिट कैसे पूरा होगा? अच्छा वैसे भी हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स की टेंशन नहीं ले रहे। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, ये हमारे लिए सारी कैलकुलेशन है। तो बस इनकम बना ली। अगला सवाल लिखें। अच्छा अगला सवाल ये है कि पिछला सवाल दोबारा करें, बस सिर्फ चेंज ये कर लें कि अब की बार स्क्रैप वैल्यू 0 नहीं है, 18 रुपए, 18 पर यूनिट। सेम सवाल है, बिल्कुल वही, सब कुछ वही है, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू 0 की जगह 18 है। स्क्रैप वैल्यू 0 की जगह 18 है। सेम रिक्वायरमेंट, करें दोबारा सॉल्व।
सारा कुछ वही है, एक्चुअल लॉस 280, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने स्क्रैप वैल्यू अब जीरो की बजाय 18 रुपए कही है, बाकी सब बातें वही हैं। सिर्फ मैंने स्क्रैप वैल्यू जीरो की बजाय अब 18 रुपए कही है, बाकी सब सेम है। फार्मूले में वो तो आपने सोचना है, देखें कल फार्मूला लिखवाया था है, एक्चुअल लॉस है वो भी नॉर्मल ही है, ऊपर माइनस क्या करना है? अच्छा, ये जो सारी अवाम है ना, अगर आपसे ये कैलकुलेशन मेरे फार्मूलों के मुताबिक हो रही है ना, तो सबर शुक्र करके चलें। मैं जो समझा रहा हूँ चीजें अगर समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, पता लग रहा है, चलो डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर नहीं तो मरने की जरूरत नहीं है जाके कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे जीने का हक नहीं है। कैलकुलेशन हो रही है फार्मूले से, अच्छा है, चलते रहे। अच्छा, ये मैं सारा टाइम जाया करूँ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 70%, चलो बहुत है। अब इस फार्मूले में क्या फर्क पड़ डालूं? 18 रुपए इंटू 400, 148। एबनॉर्मल गेन P&L में कितना जाएगा? 120 यूनिट्स हैं इंटू 148, लेकिन माइनस 18, 15,600 जी। अच्छा, 148 और 15,600 कैलकुलेट ही ना हुआ किसी से? कैलकुलेट हो गया, लेकिन दिल पे बोझ महसूस ही हो रहा है कि ये 18 माइनस क्यों हो रहा है, और ऊपर 400 क्यों लिखा है, 280 क्यों नहीं, है ना? अच्छा, मसले आपको जो जो हो सकते हैं, मैं मसले दोहरा देता हूं, उसके अलावा फिर कुछ और हो तो पूछिएगा ताकि मैं सबका इकट्ठे जवाब दूं। एक मसला ये हो सकता है कि जब खराब हुए 280 हैं तो ऊपर हम 400 क्यों लिख रहे हैं, है ये किसी को मसला? फिर ये मसला हो सकता है कि जब ये एबनॉर्मल गेन कौन सा यूनिट है, जो बन गए या नहीं बने? बन गए ना, तो जब बन ही गए हैं तो उनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? ये है किसी को मसला? चलें, जिस किसी को है किसी को भी नहीं है। तीसरा मसला ये हो सकता है कि हम ये इनकम बना रहे हैं तो स्क्रैप वैल्यू भी तो प्लस नहीं हो जानी चाहिए, माइनस क्यों करें, तो प्लस होनी चाहिए। ये भी है किसी को मसला। इसके अलावा कोई और मसला? 120 यूनिट्स, हाँ जी।
आपने तो देखिए 3600 किया है। जी जी जी, नहीं आपका सवाल ये है कि हमने ये ढूंढा ही क्यों नॉर्मल है नॉर्मल, जब वहां लेना ही 3600 था, ये पूछा है ये जानने के लिए कि इनकम कितनी बनानी है। जब हमने 120 का इस्तेमाल ही नहीं करना था, जब यहां 3600 ही लिख देना था, तो फिर 120 को कैलकुलेट ही क्यों किया, ये पूछ रही है ना, इनकम निकालने के लिए, ताकि 120 यूनिट को हम इनकम बनाए, इसलिए तो जो लॉस वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही किया था। वहाँ पे आपने जो है 13900 के साथ 350 को ऐड किया। जी ऐड किया था। वो 350 ऐड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? मतलब आपने कहा था नीचे टोटल फिगर जो है वो 13900 आनी चाहिए, पिछले जो हमने नहीं 14250 कहा था मैंने। पहले जो अच्छा अभी इस वक्त जो सामने ना, अभी उसी को मैं लॉस बना के बताता हूं ताकि सेम फिगर्स की बात करें। 4000 थे और असल में लॉस, ये मैं भी खुद ही बता रहा हूं, अभी तक नहीं कराया, असल में लॉस हुआ 450। एबनॉर्मल लॉस कितना? 50। 400 नॉर्मल है ना, तो 50 एबनॉर्मल। पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए हमें वहां फिर भी कितना ही रखना है? 3600। हाँ पता नहीं, 4000 यूनिट इनपुट, नॉर्मल लॉस वही 10% 400। मैंने अभी खुद ही से डाटा बना लिया कि असल भी खड़े खड़े ऐसे ही बनाया है। 450 जाया हो गए, 3550 बने। एबनॉर्मल लॉस कितना? 50। जो इतनी देर से कॉन्सेप्ट समझा, कॉस्ट हम फिर भी किसकी बेस पे निकालेंगे? नॉर्मल लॉस, यानी डिनोमिनेटर में फिर भी क्या रखेंगे? नॉर्मल रखेंगे, 600 यूनिट रखेंगे। अभी ये 36 क्यों लिखा है?